आज की दुनियादारी की जो बड़ी खबर है वो आप सबको पहले से पता होगी, पर जो किस्से हम सुनाने जा रहे हैं वो शायद ना पता हो। खबर सबको पता है, ऋषि सुनक हार गए हैं, लिज ट्रस जीत गई हैं। पर किस्सा क्या है, क्यों हारे, क्यों जीते? हम बहुत सारी भारी भरकम बातें नहीं बताएंगे, बहुत सिंपल ढंग से, मज़ेदार ढंग से आपको सुनाएंगे कि एक भारतवंशी बरतानिया सरकार का मुखिया बनने से, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से कैसे चूक गया। पर पहले आप एक कहानी सुनो। साल 2003 की बात है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे का एक हिस्सा था रानी एलिजाबेथ से मुलाकात। लेकिन एलिजाबेथ उन दिनों बकिंघम पैलेस में न होकर अपने स्कॉटलैंड वाले घर यानी बालमोरल कैसल में थी। सो अब्दुल्ला को मुलाकात के लिए वहीं बुलाया गया। औपचारिक मुलाकात के बाद एलिजाबेथ ने अब्दुल्ला को 50,000 एकड़ में बसे इस स्टेट में घूमने का न्योता दिया। अब्दुल्ला झिझके, फिर प्रिंस सऊद के कहने पर राजी हो गए। कुछ ही देर में 3-4 शाही लैंड रोवर महल के सामने आकर खड़ी हो गई। अब्दुल्ला सबसे आगे वाली लैंड रोवर की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गए। पीछे उनका दुभाषिया बैठा, जो उनकी भाषा से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से उनकी भाषा में अनुवाद करता। अब दोनों ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला और इंटरप्रेटर। और तभी ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुला और अब्दुल्ला ने देखा कि रानी खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ चुकी हैं। अब्दुल्ला को जैसे सांप सूंघ गया। सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर तब पाबंदी थी और यहां खुद ब्रिटेन की रानी ड्राइवर बनी बैठी थी और जल्द ही गाड़ी सरपट अपने रास्ते पर भागने लगी। ये किस्सा सुनाने वाले अफगानिस्तान में ब्रिटेन के एम्बेसडर रहे कावपर कोल्स बताते हैं कि पूरे रास्ते अब्दुल्ला अपने इंटरप्रेटर पर चिल्लाते रहे कि रानी से कहो गाड़ी धीरे चलाए, लेकिन एलिजाबेथ अपनी ही धुन में तेज स्पीड पर गाड़ी भगाती रही। ब्रिटेन के शाही परिवार का गर्मियों का निवास बालमोरल कैसल ऐसे हजारों किस्सों का गवाह है। लेकिन कल यानी मंगलवार के दिन यहां कुछ ऐसा होने जा रहा है जो ब्रिटेन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कल ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस बालमोरल कैसल पहुंचकर रानी एलिजाबेथ के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। अब तक ये रस्म बकिंघम पैलेस या विंडसर कैसल में होती आई थी और यह पहली बार होगा कि ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री बालमोरल से रॉयल एक्सेंट हासिल करेगा। एलिजाबेथ की बढ़ती उम्र के चलते उनके ट्रैवल में दरअसल कटौती कर दी गई है। रानी साहिबा ज्यादा घूमती नहीं है, इसलिए लिज ट्रस को बालमोरल कैसल जाना होगा, जहां पिछले 3 महीने से चल रहे ड्रामे के बाद आखिरकार ब्रिटेन को अपना नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तो दुनियादारी में आज जानेंगे कौन है ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री लिज ट्रस, ऋषि सुनक की हार की वजह क्या रही, लिज ट्रस की बोलने की कौन सी खूबियां या खामियां हैं जिसके चलते वो सुर्खियों में बनी रही, बोरिस जॉनसन जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो ऋषि सुनक से इतना खुन्नस क्यों खाए थे, क्यों वो इस भारतवंशी के पीछे पड़े थे कि कोई भी बन जाए पीएम, ऋषि सुनक ना बने। और फिर ये भी बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। फिर एक अगली खबर आएगी जिसमें आपको बताएंगे कि रूस के खिलाफ कैसे यूरोप के और अमेरिका बड़े देश सब एक हो गए हैं और भारत को भी लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। G7 ने नया फैसला क्या लिया है और भारत इस पर अपनी रणनीति क्या बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम है जिसका नाम है दुनियादारी। आखिर से शुरू करते हैं। इस कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू हुआ था इसी साल 22 जुलाई को। 5वें राउंड की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए आखिरी में कंजर्वेटिव पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके 2 उम्मीदवार बचे थे। आप यूं समझ लीजिए कि लोकसभा में बहुमत है और लोकसभा के सांसदों को चुनना था कि कौन से 2 उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री पद की रेस में होंगे। पर फाइनल फैसला सांसदों को नहीं करना था, फाइनल फैसला फिर उस पार्टी के सभी मान्य सदस्यों को करना था, मेंबर्स को। ये जो 2 आखिरी उम्मीदवार बचे थे तमाम छटनी के बाद, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था, पूरी प्रक्रिया के बारे में, इन 2 उम्मीदवारों के नाम थे लिज ट्रस और ऋषि सुनक। दोनों पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे। पहले 5 राउंड की वोटिंग यानी जब सांसदों के बीच वोटिंग हो रही थी तो ऋषि सुनक को लगातार सबसे ज्यादा वोट मिल रहे थे। लेकिन जानकारों के मुताबिक आखिरी राउंड में सुनक के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये आखिरी राउंड क्या था सांसदों की वोटिंग के बाद? आखिरी राउंड था 2 महीने तक देश भर में घूमकर अपने लिए वोट मांगना मेंबर्स से। और मेंबर्स की वोटिंग की आखिरी तारीख क्या थी? 2 सितंबर। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा भी करते रहे। फिर क्या हुआ?
जो तय समय था उसके मुताबिक आज यानी सोमवार को शाम 5 बजे ग्राहम ब्रेडी मीडिया के सामने आए। ग्राहम ब्रेडी कंजर्वेटिव पार्टी में जो चुनाव कराने वाली कमेटी है, जिसको 1922 कमेटी कहते हैं, इसके चेयर हैं यानी मुखिया। उन्होंने रिजल्ट का ऐलान किया और बताया कि लिज ट्रस को मिले 81,326 वोट और ऋषि के खाते में आए सिर्फ 60,399 वोट। यानी ब्रेडी की घोषणा से यह तय हो गया कि लिज ट्रस ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। चुनाव जीतने के बाद लिज ट्रस पार्टी मेंबर से मुखातिब हुई और सब वोटर समेत अपने प्रतिद्वंदियों को भी उन्होंने थैंक यू बोला और साथ ही जो आउटगोइंग पीएम है जॉनसन, उनकी भी तारीफ की। क्या बोली? इनकी पक्की वाली दोस्त हैं। बोली, बोरिस तुमने ब्रेक्जिट पूरा किया, जेरेमी कॉर्बिन को हराया, लोगों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाई, तुमने व्लादिमीर पुतिन का सामना किया, तुम्हारे प्रशंसक कीव से लेकर कार्लाइल तक फैले हुए हैं। अब लिज ट्रस की जीत की वजहें जान लेते हैं। उनकी जीत उम्मीद के मुताबिक ही थी, क्योंकि जो भी पोल हो रहे थे सर्वेक्षण के, उसमें ट्रस लगातार पिछले 40 दिनों से सुनक पर बढ़त बनाए हुई थी। हालांकि 40 दिन पहले यह समीकरण ठीक उल्टा था। 5वें राउंड तक, जब तक सांसदों की वोटिंग चल रही थी, सुनक आगे चल रहे थे। तो सवाल यह पूछा जाएगा कि सुनक क्यों हारे। पर उससे भी पहले जो जीते हैं यानी लिज ट्रस, इन महिला के बारे में जान लेते हैं। पहले एक किस्सा, फिर बेसिक बायोडेटा, फिर वजहों पर आएंगे। किस्सा क्या है? किस्सा यह बताता है कि इनकी राजनीतिक समझ कितनी प्रबल है। फरवरी महीने की बात है। रूस यूक्रेन के आसपास सेना जुटा रहा था। 10 फरवरी को लिज ट्रस और रूस के विदेश मंत्री सर्गे लेवरोव की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रस ने रूस की सेना के मूवमेंट को लेकर चिंता जताई। तब लेवरोव ने लिज ट्रस से सवाल किया, मैडम, सेना हमारे एरिया में खड़ी है, आप ये तो मानती हैं ना कि रोस्तोव और वोरोनेश पर रूस की संप्रभुता है, अधिकार है। यह सवाल सुनकर ट्रस कुछ देर रुकी और फिर बोली, ब्रिटेन इन इलाकों पर रूस की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिसने भी ये सुना उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ब्रिटेन की विदेश मंत्री को इतना तक मालूम नहीं था कि रोस्तोव और वोरोनेश रूस के एरिया में आते हैं, यानी वो रूस के जो पहले से संप्रभुता में इलाके आते थे उसको चुनौती दे रही थी। ऐसे किस्से आपको आगे भी सुनाऊंगा। अभी बेसिक जानकारी, वो ब्रिटेन के इतिहास की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। लिज का पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रस है। 1975 में ऑक्सफोर्ड में उनकी पैदाइश हुई। पिता कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी में वो है, उसके वोटर थे, लेकिन मम्मी लेफ्ट विंग की तरफ ज्यादा आकर्षित थी। छोटी उम्र में वो लिज को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में ले जाती थी। 7 साल की उम्र में लिज ट्रस ने अपना पहला चुनाव लड़ा, बच्चों वाला। स्कूल में मॉक इलेक्शन हुआ था, उन्होंने मार्गरेट थैचर का रोल निभाया, जोरदार भाषण दिया। बरसों बाद टीवी इंटरव्यू में बताया कि थैचर बनकर मेरा भाषण तो बहुत अच्छा रहा, पर जीत नहीं पाई और मुझे पक्का नहीं पता कि मैंने खुद को भी अपना वोट दिया था या नहीं दिया था। बच्चे हैं। स्कूल पूरा हुआ, बड़ी हुई, फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और कॉलेज के दिनों से ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हो गई। शुरू में वो लेफ्ट धड़े की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी। इस दौरान का उनका एक बयान है जो आज भी बार बार जिक्र किया जाता है जिसका। तब इस लेफ्ट पार्टी का सम्मेलन हो रहा था जिसमें लिज ट्रस ने कहा था कि ब्रिटेन से राजशाही को खत्म कर देना चाहिए। ये जो रॉयल फैमिली का एक प्रतीकात्मक अधिकार रहता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने पार्टी बदल ली और वो अपने पापा की तरह, पापा जिस पार्टी के मेंबर थे उसी कंजर्वेटिव पार्टी में आ गई। ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने नौकरी भी की, एक शेल कंपनी के लिए काम किया। साल 2000 में उनकी शादी भी हुई, 2 बच्चे हैं। पति का नाम ह्यू ओलियरी है, वो अकाउंटेंट का काम करते हैं। 2000 के साल में सिर्फ उनकी शादी नहीं हुई थी, इस साल उनकी पर्सनल जिंदगी में पार्टनर भी आए और पॉलिटिक्स भी आई। पॉलिटिक्स कैसे आई? इसके अगले बरस 2001 में लिज ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करते हुए अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से पहला चुनाव लड़ा, काउंसलर का, पार्षद का चुनाव, लेकिन हार गई। 2005 में उन्होंने फिर लंदन की एक सीट से किस्मत आजमाई और दोबारा हार गई। हालांकि अगले साल एक इलेक्शन में उन्हें जीत मिली और फिर फाइनली वो दक्षिण पूर्व लंदन से काउंसलर बन गई। गार्जियन अखबार ब्रिटेन का बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जल्द ही वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मुखिया थे डेविड कैमरन, उनकी विश्वस्त बन गई, खासम खास बन गई। और इसके चलते 2010 में उन्हें सांसदी का टिकट भी मिल गया जनरल इलेक्शन में, और ऐसी सीट से टिकट मिला जो कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माना जाती थी। उसके बाद उनके नाम कुछ विवाद भी आए। कई लोगों ने कहा कि उनका एक सांसद से अफेयर चल रहा था, उनका निजी मामला है, लेकिन पॉलिटिशियंस के निजी मामले सामने आते हैं तो
विवाद आता है। इस चक्कर में जब अगली दफा उन्हें चुनाव लड़ना था तो उन्हें उस सीट से नॉमिनेशन के लिए मशक्कत करनी पड़ी और कहानी 2010 से बदलने लगी थी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसकी मेंबर बन गई थी। और इसके 2 बरस बाद ही, चूंकि उनकी पार्टी सत्ता में थी, तो वो पावर में भी आ गई, एजुकेशन मिनिस्टर बन गई। 2014 में पर्यावरण का पोर्टफोलियो मिल गया। ये वो दौर था जब ब्रेग्जिट की शुरुआत हो चुकी थी, यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहता था। उसी को कहते हैं ब्रिटेन की एग्जिट, ब्रेग्जिट। हर नेता के सामने एक ही सवाल था तब ब्रिटेन में कि ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम होना, यानी जनता से रायशुमारी होनी है, उस पर आपकी राय क्या है मान्यवर। बोरिस जॉनसन समेत कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर नेता ब्रेग्जिट के समर्थन में थे, लेकिन लिज ट्रस का मत इससे अलग था। वो उस धड़े की समर्थक थी जिसे रिमेनर्स कहा जाता है। अंग्रेजी का शब्द रिमेन से बना। वो लोग जो यूरोपियन यूनियन में रिमेन यानी बने रहना चाहते थे। ट्रस ने लगातार ब्रेग्जिट का विरोध किया, पर हम जानते हैं कि 2016 में ब्रेग्जिट रेफरेंडम का रिजल्ट आया और ब्रिटेन के बहुमत ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर हामी भरी। इसके बाद ट्रस ने पाला बदल दिया, वो ब्रेग्जिट का समर्थन करने लगी। इसके बाद लिज ट्रस ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करनी शुरू की। वो अपने आप को मार्गरेट थैचर की तरह प्रोजेक्ट करने लगी। उन्हीं की तरह हैट पहनती, सफेद बो पहनती, खुद को आयरन लेडी भी बताती, लेकिन उनकी जबान अक्सर उनके लिबास को धोखा दे जाती है। एक किस्सा सुनिए, एक तो शुरू में सुनाया था। 2019 की बात है। ब्रेग्जिट रेफरेंडम पास हुए 3 बरस हो चुके थे। इसके बाद भी सरकार यूरोपियन यूनियन से समझौता नहीं कर पा रही थी और ऐसी आवाजें भी उठने लगी थी कि ब्रिटेन को एक बार फिर से रेफरेंडम कराना चाहिए। इस मुद्दे पर जब लिज ट्रस से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि दूसरे रेफरेंडम की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यूअर ने पूछा, उन लोगों का क्या जिन्होंने अपना मन बदल लिया, अपना मत बदल लिया, अपनी ओपिनियन बदल ली। ट्रस ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि लोगों ने अपना मन बदला है। इस पर इंटरव्यूअर ने ट्रस को याद दिलाया कि लोगों की तो छोड़िए, खुद आपने ब्रेग्जिट को लेकर अपना मत बदला है। और तब ट्रस लाजवाब हो गई, कोई जवाब नहीं था। वैसे 2019 में जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने तो ट्रस का कद भी बढ़ने लगा। उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद कोविड का दौर शुरू हुआ। बोरिस जॉनसन कई विवादों में घिरने लगे और धीमे धीमे उनकी अपनी पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान देने लगे, लेकिन ट्रस ने बोरिस का साथ नहीं छोड़ा। 2021 में उन्हें इसका फायदा मिला और सरकार में जो सबसे ताकतवर पदों में से एक होता है विदेश मंत्री, उसका पद मिल गया। इस दौरान उन्होंने ईरान से ब्रिटिश नागरिकों की रिहाई समेत कई अहम काम किए। 2022 में जब बोरिस जॉनसन की राह मुश्किल होने लगी, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई जिसका नेतृत्व ऋषि सुनक कर रहे थे, तब भी लिज ट्रस आखिरी तक बोरिस के साथ खड़ी रही। और जानकार मानते हैं कि इसी के चलते इस चुनाव में, प्रधानमंत्री पद की कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स के चुनाव में, उन्हें पर्दे के पीछे से बोरिस जॉनसन का बड़े पैमाने पर समर्थन मिला और ये उनकी जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक रही। ये तो थी जीतने वाले की कहानी। अब जानते हैं कि जिन्हें होने वाला प्रधानमंत्री भारतीय मीडिया में कहा जा रहा था, उनका क्या हुआ, क्यों हार गए ऋषि सुनक। ब्रिटिश अखबारों के एडिटोरियल छानेंगे तो हर समीक्षा में 2 घटनाओं का जिक्र जरूर मिलेगा। क्या है ये घटनाएं? पिछले 2 महीने से ये दोनों उम्मीदवार देश भर में घूम घूम कर वोट जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनकी हर छोटी बड़ी बात मीडिया में रिपोर्ट या प्लांट हो रही थी। पिछले महीने सुनक की पार्टी के मेंबर ने एक ऐसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि लिज ट्रस 450 रुपए की ईयररिंग पहनकर देश भर में घूम रही हैं, वहीं सुनक मजदूरों से भी मिलने जाते हैं तो 41,000 रुपए का जूता और 3 लाख रुपए का सूट पहनकर जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद एक और खबर आई। हुआ यूं कि सुनक ने पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। इस दौरान सुनक ने जो कहा वो तो खबरों में आया ही, साथ ही अखबारों ने यह भी लिखा कि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ने, ये अपने जो इन्फोसिस के फाउंडर थे उनकी बिटिया हैं, उन्हें जिस कप में चाय दी अक्षता ने, उस कप की ही कीमत 3,500 रुपए के लगभग थी। आप इन खबरों से अंदाजा लगा गए होंगे कि ऋषि सुनक की रईस वाली इमेज प्रोजेक्ट की जा रही थी और एक्सपर्ट्स का कहना था कि सुनक की यही अमीरी उनके हारने की बड़ी वजह बनी। वो लगातार एक आम परिवार से आने की बात करते रहे, कहा कि अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, पर उनकी हैसियत किसी से छिपी नहीं और विरोधियों ने इसको खूब उभारा। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता की कुल संपत्ति 63,700 करोड़ रुपए के बराबर है, यानी दोनों रानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा अमीर हैं। पिछले 2 महीने से सुनक के विरोधियों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि सुनक एक आम ब्रिटिश नागरिक की दिक्कतों को नहीं समझ सकते हैं। इसकी वजह
वजह यह कि वो खुद अमीर परिवार से आते हैं। वैसे और भी कारण हैं। जानकारों के मुताबिक सुनक की नीतियां भी उनकी हार की बड़ी वजह बनी। सबसे बड़ी चीज आर्थिक मामलों पर उनका सख्त रुख दिखाना। ब्रिटेन इस समय मंदी की मार झेल रहा है। तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति 10% के आसपास है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगले साल तक ये मुद्रास्फीति 22% तक पहुंच सकती है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। इसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में भी इजाफा किया है। लोन लेना भी और महंगा हो गया है। जनता को ऐसे में उम्मीद थी कि जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा वो महंगाई से राहत दिलाएगा, पर सुनक का कहना था कि अभी पोस्ट कोविड जमाना है, हमें नए सिरे से अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इसलिए टैक्स की मौजूदा दरों में कोई कटौती नहीं होगी। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस, उन्होंने जनता से कहा कि हम टैक्स कटौती करेंगे ताकि आपको महंगाई से राहत मिले। किसी किसी देश में होता है महंगाई मुद्दा। फिर बात आगे बढ़ी। सुनक की हार की एक और वजह बताई गई, उनकी पहचान। सुनक भारतीय मूल के हैं, ब्राउन हैं, वहां की भाषा में कहें। यह बात ब्रिटेन के युवा वोटर्स के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, आपकी काबिलियत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर मेंबर 55 बरस से उम्र की ज्यादा के हैं, पुराने ब्रिटिश नागरिक हैं, ज्यादातर सपाट लहजे में कहें तो गोरे हैं। और उस धड़े के लिए लिज ट्रस उनकी अपनी पहचान के ज्यादा नजदीक थी ऋषि सुनक के मुकाबले, यानी एक नस्ल भेद का भी मामला था। इसके अलावा एक और वजह बताई जा रही है और वो है मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग धड़ा है वो अभी भी उनका समर्थन करता है और इस धड़े की नज़र में सुनक ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बोरिस को धोखा दिया। वहीं ट्रस उनके साथ आखिरी तक खड़ी रही। इसीलिए बोरिस ने साफ तौर पर भले किसी का समर्थन ना किया हो, लेकिन अंदर खाने मीडिया रप्टों के मुताबिक वो सुनक के किसी भी विरोधी को जिताने के लिए तैयार थे। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान सुनक ने भी बताया कि जुलाई के बाद से बोरिस ने मेरे किसी भी टेक्स्ट का या कॉल का जवाब नहीं दिया है। अब ये जानते हैं कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद आगे क्या होगा। मंगलवार को सबसे पहले बोरिस जॉनसन स्कॉटलैंड स्थित बारमोरल कैसल जाएंगे और रानी एलिजाबेथ को अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद लिज ट्रस बारमोरल कैसल जाएंगी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इसके बाद शुरू होगा मंत्रिमंडल चुनने का दौर। सुनक इस कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बयान दे चुके हैं हालांकि कि मैं नई सरकार को हर तरीके से समर्थन दूंगा, पर ब्रिटेन में अगले चुनाव में 2 बरस बाकी हैं। तब सुनक एक बार फिर से कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया के लिए उम्मीदवारी जता सकते हैं। तो क्या ऐसे में लिज ट्रस उन्हें अपनी कैबिनेट में देंगी या साइडलाइन करके रखेंगी, ये सवाल अभी भविष्य के खाते में जमा है। और हम अब चलते हैं ब्रिटेन से एक दूसरी खबर की तरफ जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये खबर? G7 एक देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 देश। इन देशों का ये गुट है। इन देशों ने मिलकर रूस पर लगाम लगाने के लिए एक नई योजना बनाई है। क्या है योजना? ये समझिए। इसी साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद रूस धड़ल्ले से अपना तेल बेच रहा है। यूरोप की कोशिशों के बावजूद वो सस्ते तेल की मांग को नहीं रोक सका। इसलिए अब G7 के देशों ने यह तय किया है कि वो रूसी तेल की कीमत पर सीमा लगाएंगे, यानी प्राइस कैप तय करेंगे। और अगर उस प्राइस से ज़्यादा पर किसी देश को रूस का तेल खरीदने की हमें सूचना मिलती है तो उन पर प्रतिबंध लगेंगे। कैसे प्रतिबंध लगेंगे? अगर कोई देश ज़्यादा प्राइस पर तेल खरीद लेता है तो उसे G7 और यूरोपियन यूनियन से मिलने वाली सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अब ये किस तरह की सेवाएं? अब यहाँ पर आने वाला है बीमा सेक्टर। तेल को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है। इसमें बड़े जहाज, टैंकर, समुद्री मार्ग, बंदरगाह सब शामिल हैं। तेल को समुद्री मार्ग से ले जाने में कई तरह के खतरे होते हैं। मसलन कोई एक्सीडेंट हो गया तब क्या होगा? जहाज को नुकसान पहुंचा तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तेल को लाने वाले जहाज में काम करने वाले भी अगर दुर्घटना का शिकार हो गए तो उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सबके लिए होता है बीमा। इस शिपिंग बीमा की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक यूके में है और इसका नाम है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स, IGPIC। यूके की यह कंपनी पूरी दुनिया के समुद्री मार्ग से जाने वाले 95% जहाज़ों का बीमा करती है। मोनोपोली सी है और G7 देश ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। G7 देशों की मीटिंग में तय हुआ कि अगर कोई देश हमारी तय कीमतों के ऊपर रूस से तेल खरीदेगा तो उन्हें इस बीमा सर्विस से महरूम कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अब इस पर रूस का क्या रिएक्शन आया? रूस का कहना है कि वो सीमा लगाने वाले देशों को तेल बेचने से इनकार कर देगा, पर यह इतना आसान नहीं। तेल की सप्लाई बंद होते ही तेल की ड्रिलिंग भी रोकनी पड़ती है और अगर वो लंबे समय तक रुकी रही तो उसे दोबारा शुरू करने में
लंबा वक्त लग सकता है, यानी रूस भी अपनी सीमाओं के साथ यहाँ मौजूद है खेल में, अनंत काल के लिए वो मना नहीं कर सकता। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की तेल निकालने की क्षमता में वैसे भी भारी गिरावट आई थी और उसे दोबारा पुराने स्तर तक पहुंचाने में 10 साल का वक्त लग गया था। इसी एंगल के चलते G7 देशों को लगता है कि उसका ये प्लान सफल रहेगा। हालांकि इस प्लान में कुछ पेच भी है। G7 देश रूसी तेल के लगाम की जो योजना बनाकर बैठे हैं उसको सफल करने के लिए दूसरे देशों का साथ जरूरी है, तभी रूस को आर्थिक मुहाने पर चोट पहुंचाई जा सकती है। इन दूसरे देशों में भारत और चीन भी बड़ा रोल अहम अदा करते हैं। कैसे? फरवरी महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब रूसी तेल की खरीद फरोख्त में भारी गिरावट देखी गई। रूस के निर्यात में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कमी आने की बड़ी वजह थी यूरोप से डिमांड का घटना। यूरोप ने रूसी तेल लेने से इनकार कर दिया और तब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि रूसी तेल का उत्पादन 10 से 30 लाख बैरल और घट सकता है। रूस ने इस खतरे को भांप लिया और फिर एक तिकलम आजमाई। वो तिकलम थी सस्ते दरों पर तेल बेचना, सस्ता ले लो। रूस ने भारत को पेशकश की, भारत ने कबूल कर लिया और भारत का इसके पीछे फायदा भी था और मजबूरी भी। भारत पहले ईरान से तेल लिया करता था, लेकिन 2019 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। अब भारत की तेल की खपत सस्ते रूसी तेल से पूरी हो रही थी, तो उसने इसके लिए हामी भर दी। भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत G7 के इस फैसले के साथ आएगा। इसके उलट रूस को उम्मीद है कि भारत G7 के इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस मामले में एक बयान भी जारी किया। क्या कहा? एस जयशंकर सहित भारतीय नेताओं ने रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध में शामिल होने से मना कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने हितों का पालन करेंगे। उनके मंत्री हमारे मंत्री को कोट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में G7 के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें इस प्लान पर और चर्चा होगी। चीन और भारत, उसने अभी तक इस खबर पर कोई अपनी रिएक्शन नहीं दी है। जो अपडेट आगे आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। देश और दुनिया की हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।